नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता माथुर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नागरिकता। नागरिकता की नागरिक कौन होगा? नागरिक, हमारे यहाँ अभी भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, जिसके संबंध में काफ़ी चर्चा हुई है, वो भी हम देखेंगे। तो नागरिक कौन है? कौन व्यक्ति किसी देश का नागरिक बनता है, इस संबंध में हम पढ़ेंगे। नागरिक वो होता है, वो स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है। यानी कि उसे राजनीतिक अधिकार मिले हुए हों, सामाजिक रूप से समानता हो, उसके साथ जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं हो, और वह व्यक्ति नागरिक होगा जिसकी अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति निष्ठा होगी और राज्य से उसे संरक्षण मिलेगा। इस संबंध में तात्विक नागरिक और औपचारिक नागरिकता में अंतर होता है। औपचारिक नागरिक वो है जो किसी भी राज्य का सदस्य होता है, देश का सदस्य होता है, वो औपचारिक नागरिक कहलाएगा। तात्विक वो है जिसको कि राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक अधिकार मिले हुए हों। उसे नागरिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रताएं ये मिली हो। राजनीतिक अधिकार, उसे स्वतंत्रताएं हो, उसे राजनीति में भाग लेने का अवसर हो, वो स्वयं खड़ा हो सकता हो। सामाजिक अधिकार, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। तो नागरिक कौन होगा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति जिसके की राज्य के प्रति कर्तव्य और दायित्व है और राज्य के द्वारा उसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार मिलते हैं। उसकी निष्ठा अपने देश के प्रति है और वहाँ से उसे, देश से उसे संरक्षण मिलता है। संरक्षण कैसे? कानून के द्वारा संरक्षण मिलता है, न्यायालय का संरक्षण मिलता है। अतः नागरिक बनने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। राज्य का सदस्य हो, व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार हो, और व्यक्ति की राज्य में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा से मतलब है कि व्यक्ति राज्य के अस्तित्व की रक्षा और उसकी प्रगति के लिए सदैव सहर्ष तैयार हो, त्याग करने को तत्पर हो। अगर देश पे आँच आ रही हो तो व्यक्ति अपना त्याग करने के लिए तैयार हो। नागरिक 2 प्रकार के, एक तो जन्म से होते हैं और एक देशीयकरण। देशीयकरण मतलब प्रोसेस से, जो प्रक्रिया हर देश की होती है नागरिकता प्राप्त करने की। जन्मजात नागरिक के संबंध में रक्त व वंश का सिद्धांत है और जन्म का सिद्धांत। रक्त या वंश का सिद्धांत है कि अगर किसी बच्चे को उस देश की नागरिकता मिल जाती है जहाँ, क्योंकि उसके माता पिता हैं। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका का बच्चा चाहे वो भारत में पैदा हो या कहीं और, उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। जन्म स्थान का सिद्धांत होता है कि उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाना जहाँ पे उसका जन्म हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका में दोनों सिद्धांत प्रचलित हैं। वैसे जन्म स्थान का जो सिद्धांत है उसमें निष्ठा की कमी रहती है कि एक प्लेस मात्र पे अगर उसका जन्म हो जाए तो उसकी उस देश के प्रति कैसे निष्ठा होगी। लेकिन खैर, हम इस बात पे नहीं पढ़ते। जो ये है, इस तरीके से नागरिकता दी जाती है। देशीयकरण से दूसरे प्रकार की नागरिकता से प्राप्त नागरिक है देशीयकरण। निश्चित शर्त पूरी कर लेने पर किसी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर देश की नागरिकता मिल जाती है, वो देशीयकरण से प्राप्त नागरिक कहलाता है। उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है, कुछ नियम है कि अपने पहले देश की नागरिकता का परित्याग करें, नए राज्य से संबंधित संविधान या कानून का पालन करेगा वो, और उसके अनुसार उसकी निश्चित अवधि तक निवास होना चाहिए। अनेक देशों में 2 से 10 वर्ष तक है, तो पर्टिकुलर होना चाहिए। भारत में से 11 वर्ष। नए राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा की शपथ लेना हो। संविधान के प्रति विश्वास रखे, वो जिस भी देश में ले रहा है उसके प्रति विश्वास हो, आस्था हो। उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति के पास भरण पोषण के साधन हो, यानी वो योग्य हो कि वो वहाँ पे कुछ काम कर सकता हो। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो प्रथम 4 हैं वो तो तकरीबन सभी देशों में है, बाकी के संबंध में अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। नागरिकता की प्राप्ति और अपहरण। नागरिक
कैसे प्राप्त हो सकता है? विवाह द्वारा। यानी एक लड़की अगर किसी दूसरे देश में शादी कर लेती है तो उसे जहाँ पे शादी होके गई है वहाँ की उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। निश्चित निवास, अनेक देशों में ये व्यवस्था है कि इतने पर्टिकुलर टाइम हम रह लिया है व्यक्ति तो वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दे सकता है। 2 से 10 वर्ष विभिन्न देशों में है। सरकारी सेवा, अगर किसी को किसी देश में सरकारी सेवा में मिल जाती है तो वो वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। संपत्ति खरीदना, कुछ देश ये भी रखते हैं शर्त कि अगर उसने हमारे देश में संपत्ति है किसी व्यक्ति की तो उसे उस देश का नागरिक माना जाएगा। विजय द्वारा, अगर एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, युद्ध में जीत लेता है, तो विजित देश के व्यक्ति विजेता देश के नागरिक बन जाएंगे। गोद लेने से, अगर कोई माता पिता किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो गोद लिया हुआ बच्चा अपने दत्तक माता पिता के देश का नागरिक बन जाएगा। और विद्वानों को, अनेक देश में ये भी है कि विद्वानों को नागरिकता प्रदान की जाती है। फ्रांस में ऐसा होता है। नागरिकता का अपहरण, अगर स्वयं नागरिकता का त्याग कर दिया जाए कि भाई मैं अमुक देश का छोड़ रहा हूँ, मैं उस देश का नागरिक बनने जा रहा हूँ, तो वो नागरिकता का त्याग हो जाएगा। विवाह द्वारा, अगर यहाँ से कोई लड़की दूसरी जगह चली गई और वहाँ की नागरिकता ले ली तो विवाह के द्वारा नागरिकता खत्म हो जाएगी। विदेशों से सम्मान प्राप्ति, बिना अपनी सरकार को कि बिना परमिशन के कोई दूसरे देश में जाके सम्मान लेता है तो उसकी नागरिकता भी संबंधित देश द्वारा खत्म कर दी जाती है। लंबे समय तक देश से अनुपस्थित रहने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। वो बिना बताए अगर रह रहा है तो उसकी खत्म हो जाएगी। देशद्रोह या सेना से भागने का अगर किसी ने काम किया है, देश के विपरीत काम किया है, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में हमारे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। उसी शक्ति का सहारा लेते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कुछ शर्तें रखी गई कि नागरिक कौन बनेगा, जो जन्म से है, वंश है, माता पिता वगैरह है, पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक रूप से रह रहा है, और भूमि अर्जन, अगर किसी देश की भूमि हमारे देश में मिलती है तो वहाँ के भी लोग हमारे देश के नागरिक बनेंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद ये प्रावधान है, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। किंतु इस संबंध में ये मुश्किल आई कि उसके माता पिता के संबंध में कोई सटीक नियम नहीं था। इस नियम के अनुसार अगर कोई विदेशी है और उसका बच्चा भी यहाँ जन्म ले रहा है तो वो नागरिक माना जाएगा। फिर बाद में इसमें संशोधन हुआ 2003 में, और ये कहा गया कि उसके माता पिता यहाँ पे के नागरिक होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, माता पिता में भी दोनों ही नागरिकों, कोई एक अवैध प्रवासी नहीं हो, वो नागरिक माना जाएगा। ये भी कहा गया कि इसमें कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ व्यक्ति भी भारत का अगर नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। लेकिन पहले तो ये था कि पिता होना चाहिए, लेकिन ये लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण था, तो बाद में रखा गया कि माता पिता यहाँ के नागरिक होने चाहिए। लेकिन साथ में ये भी है कि उनको साल भर के अंदर अंदर यहाँ पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कराया होना चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते। अवैध प्रवासी कौन होते हैं? जो कि भारत आए, घूमने आए या किसी भी काम से आए और गए नहीं, यहीं रुक गए, उनकी समय अवधि ख़त्म भी हो गई फिर भी वो नहीं गए, तो वो अवैध प्रवासी की श्रेणी में आएंगे। उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। उनके लिए ये कहा गया है कि अगर वो ऐसे हैं तो उन्हें या तो जेल भी भेजा जा सकता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है, या उनको उनके देश डिपोर्ट किया जा सकता है। भारत में नागरिकता 3 आधार पर खत्म हो सकती है। अगर स्वेच्छा से कोई नागरिकता छोड़ दे तो, किसी दूसरे देश की स्वीकार कर ले तो, और अगर सरकार किसी की नागरिकता छीन ले, उसने कोई ऐसा अपराध किया हो, देशद्रोहिता की हुई हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
इस अधिनियम में जो 1955 का अधिनियम है, इसमें अब तक 6 बार संशोधन हुए हैं। आप लोग ध्यान दें, प्रतियोगिता में आ सकता है किसी भी कंपटीशन में, कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार हुआ है। सबसे पहले 1986 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 और लेटेस्ट 2019 में, दिसंबर 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। तो ये क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया है। 20 दिसंबर 2019 पे 7 शरणार्थियों को नागरिकता देकर इसको लागू कर दिया था। इसमें मुख्य तथ्य क्या है कि इसके अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये माना गया कि ये लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं इसके अंतर्गत, इसलिए उनको यहाँ की भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, यानी ये जो 5 हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 5 साल से अगर भारत में रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पहले हमारे यहाँ ये है कि 11 साल भारत में रहना होना जरूरी है, लेकिन इनके लिए ये रखा कि 5 साल से रह रहे हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये तय हुआ तारीख कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो आवेदन करके नागरिक बन सकते हैं। इसमें विशेष बात ये है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं और मुस्लिम बहुल हैं, इसलिए वो वहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक कौन होता है? जो कि बहुसंख्यक की तुलना में कम हो, तो वो मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य हैं और जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा, उन्हें हम नहीं मानेंगे। सरकार के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य किसी की नागरिकता लेना नहीं है, बल्कि जो वंचित हैं उन्हें आसानी से देना इसका लक्ष्य है। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है, इसमें लिखा हुआ है। किसी को भी नागरिकता वो यहाँ पे ले सकता है, लेकिन कुछ योग्यताएं हैं। हर देश अपने कुछ योग्यताएं रखता है, भारत ने भी अपनी योग्यताएं रखी हुई हैं। जैसे कि आवेदनकर्ता 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, उसके माता पिता में कोई भी एक भारतीय हो तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। स्वाभाविक रूप से ये तो है ही कि योग्यता की व्यक्ति आवेदन के समय निश्चित समय अवधि यानी कि 11 साल से भारत में रह रहा हो। इस योग्यता के संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन ईसाइयों के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल किया गया है। नागरिकता के प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्ति जो उनके प्रवेश की तारीख से नागरिक हो जाएंगे और उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसकी जो व्यवहारिकता है वो अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का ये प्रावधान है, लेकिन इसमें जो संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं किया गया। अब हम देखेंगे एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर। ये क्या है? इसकी भी कई बार इस बात उठी है। एनआरसी, इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट है जिसमें लिखा गया है। एनआरसी से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो अवैध है। असम भारत का पहला राज्य है जहां वर्ष 1951 के बाद एनआरसी लिस्ट अपडेट की गई है। असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर में सबसे पहले 1951 में तैयार हुआ ये, और वहाँ पे जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनकी कथित घुसपैठ के कारण वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जन आंदोलन हो गया था
उनकी डिमांड के बाद ये लागू किया गया। 2005 में उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसमें उनके अध्यक्षता में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के लोग भी आए। उनमें एक बैठक हुई, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय हुआ कि एनआरसी को असम में अपडेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में सबसे पहले 2009 से शामिल हुआ। 2014 में असम सरकार को एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया पूरे करने का आदेश दिया गया, उसके बाद उसने की। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की आखिरी लिस्ट वहाँ पे जारी की गई और 19,06,657 लोग इस लिस्ट में बाहर हो गए थे। तो ये एनआरसी है। आशा है आप लोगों को नागरिकता संबंधी चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों के कुछ भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।